हेलो स्टूडेंट, मैं शहजाद खान, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझाया था। हमारा चैप्टर फाइनल अकाउंट चल रहा है, जिसमें आज मैं ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है, एक व्यापारी की वहियों से प्राप्त निम्नलिखित खातों के शेषों को 31 दिसंबर 2010 को व्यापार खाते में हस्तांतरित करने के लिए रोजनामचे में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए तथा व्यापार खाता बनाइए। देखिए, रोजनामचा प्रविष्टि मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूँ, इसलिए आपको इसका रोजनामचा अभी नहीं बनाना है। पिछले नियम आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। इसके अलावा आज हम जो है इसमें जो व्यापार खाता बनवाया है, केवल व्यापार खाता ही यहाँ पर हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो व्यापार खाता इसमें बनवाया है, केवल इसको अभी बनाना है और बाकी हम बाद में आपका रोजनामचा भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चंस है आपका उसमें क्या क्या दिया हुआ है। उसमें दिया है प्रारंभिक रहतिया 22,500, क्रय जिसमें नकद क्रय है 80,000 रुपये का और उधार क्रय है 45,000 रुपये का, विक्रय जिसमें नकद है और उधार विक्रय है, क्रय वापसी है, विक्रय वापसी है, उत्पादक मजदूरी है, कोयला व गैस है, अंतिम रहतिया है, बिजली व्यय है और ढुलाई व्यय है। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, मैंने पहले ही इससे पहले वाली वीडियो में आपको व्यापार खाते से संबंधित सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया था और फॉर्मेट भी बनाया था। तो फॉर्मेट में सबसे पहले ऊपर लिख देंगे आप व्यापार खाता और 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का। इसमें ऋणी पक्ष होता है और धनी पक्ष होता है। ऋणी पक्ष में विवरण और धनराशि, विवरण और धनराशि ये धनी पक्ष में। ऋणी पक्ष में का यूज़ करते हैं, खाते के आगे का लिखते हैं और धनी पक्ष में से लिखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था प्रारंभिक रहतिया लिखा जाता। तो क्वेश्चन में प्रारंभिक रहतिया कितना दिया हुआ, 12,500, जिसे व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में लिखेंगे। तो व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में प्रारंभिक रहतिया खाते का 12,500 आ गया। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था क्रय लिखा जाता है। तो क्रय कितने रुपए का, देखिए यहाँ पर क्रय नकद और उधार दोनों दिए हुए हैं, तो दोनों का योग कर लीजिएगा। तो दोनों का योग 80,000 और 45,000 1,25,000 हो गया। और किराया अगर दिया हुआ है और कुछ हमने माल क्रय किया और कुछ माल डिफेक्टिव निकला या हमें पसंद नहीं आया, वो वापस कर दिया, तो उसको क्रय वापसी कहते हैं। तो क्रय वापसी से क्रय जो है हमारा वो कम हो जाता है, इसलिए क्रय वापसी को इसमें से माइनस कर देंगे। देखिए नीचे ये क्रय वापसी भी दी हुई है, ये वाली। तो क्रय वापसी को आप क्रय में से माइनस कर देंगे। कितनी क्रय वापसी दी हुई है, 2,000। तो 1,25,000 का क्रय लिखिएगा पहले। यहाँ देखिए क्रय खाते का 1,25,000 और घटाया इसमें क्रय वापसी 2,000 रुपये। तो अब कितना बचा, 1,23,000 रुपये बचा। इसके बाद देखिए सेम क्रय को ऋणी में लिखते हैं और विक्रय को जो है वो धनी में लिखते हैं। तो विक्रय भी देखिए, इसमें नकद विक्रय 95,000 रुपये दिया हुआ है और उधार विक्रय 50,000, दोनों का टोटल करा 9 5 14, 1,45,000 रुपये हो गया। और विक्रय वापसी को इसमें से 1,400 रुपये माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, विक्रय खाते से 1,45,000 और माइनस कर देंगे विक्रय वापसी 1,400 रुपये। तो 1,400 जब माइनस करेंगे तो 1,43,600 बच जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था ऋणी पक्ष में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक यानी कि प्रारंभिक रहतिया, फिर किराए और फिर किराए से संबंधित जो व्यय है। अब किराए से संबंधित जो व्यय होते हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, और ये व्यय माल तैयार होने से पहले के भी कह सकते हो, फैक्ट्री से संबंधित भी कह सकते हो और क्रय से संबंधित भी कह सकते हो। तो इसमें देखिए उत्पादक मजदूरी, तो मजदूरी जो होती है वो माल तैयार होने से पहले का खर्चा होता, इसलिए क्रय से संबंधित होती है, इसलिए ये फैक्ट्री से संबंधित होती, प्रत्यक्ष व्यय होती। तो प्रत्यक्ष व्यय को ऋणी में लिखेंगे, व्यापार खाते के 20,200 ऋणी में लिख देंगे। कोयला, गैस और ये 750 ये भी ऋणी में लिखेंगे, क्योंकि ये भी प्रत्यक्ष व्यय है। अंतिम रहतिया मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रारंभिक रहतिया ऋणी में लिखा जाता है और अंतिम रहतिया वो माल होता है जो माल बिकने से रह जाता है, उसे धनी में लिखा जाता है।
बिजली व्यय 900 रुपये, इसे भी ऋणी में लिखेंगे, और ढुलाई व्यय ये भी ऋणी में लिखेंगे 600 रुपये। तो इधर देख लीजिएगा आप, यहाँ पर देखिए उत्पादक मजदूरी आ गया आपका 20,200 रुपये, और इसके अलावा आपका कोयला गैस 750 रुपये, बिजली व्यय 900 रुपये, ढुलाई व्यय 600 रुपये, और सभी के आगे का लिख देंगे, जैसे उत्पादक मजदूरी खाते का, कोयला गैस खाते का, बिजली व्यय खाते का और ढुलाई व्यय खाते का। अब इसके बाद देखिए अंतिम रहतिया खाते से ये धनी में लिख देंगे 18,500 रुपये। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है, आपको देखना है कि देखिए ऋणी पक्ष में जो है आपके पास पहले का रहतिया था, माल खरीदा और उस पर जो खर्चे हुए, तो कहने का मतलब है ऋणी पक्ष में खर्चे हैं, और धनी पक्ष में जो ये माल जो आपका था जितने में बिक गया और अंतिम रहतिया। तो अगर आपने खरीदा कम का है और बिका ज़्यादा का है तब तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और व्यापार खाते से जो प्रॉफिट आता है उसे हम सकल लाभ कहते हैं। सकल लाभ इसमें इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें से अभी केवल यानी कि बिक्री और अंतिम रहतिये में से केवल प्रत्यक्ष व्यय आपने माइनस करे हैं। अप्रत्यक्ष व्यय अभी माइनस नहीं हुए। अप्रत्यक्ष व्यय का मतलब है ऑफिस से संबंधित व्यय, उसे अगला खाता जो बनाएंगे लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाते में जब वो व्यय भी माइनस कर दिए जाते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट आता है वो शुद्ध लाभ होता है। तो यहाँ पर सकल लाभ लिखा जाता है। मैंने बताया सकल का मतलब है उसमें अभी कुछ व्यय सम्मिलित हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि टोटल किधर का ज़्यादा है। देखिए 1,43,000 और 18,000 लगभग ये 1,62,000 टोटल हो रहा, और इधर का देखें 23,000 ये है, 12,000 ये है, 12 और 23 आप देखें एक अंदाज़ लगा लेंगे, 12 और 23 35 35 35 35 55 55 और 55 इधर 56,000 हो रहा। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिएगा। तो क्रेडिट का टोटल आया 1,62,000, यानी कि माल बिका ज़्यादा का है तो आपका प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट का जो अंतर लिखेंगे वो ऋणी पक्ष में अंतर को लिखते हैं, और धनी जब सेल्स ज़्यादा होती है और खर्चे कम होते, सेल्स अंतिम रहतिया ज़्यादा होता है, खर्चे कम होता है तो प्रॉफिट आता है। तो 1,62,100 आ गया। अब 1,62,100 में से आप डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए। डेबिट साइड का टोटल कहाँ तक का टोटल करेंगे आप, ये 12,500 से लेकर 600 तक का आप टोटल करिएगा। यहाँ पर टोटल जो है वो अलग रफ पर कर लीजिएगा, यहाँ पर तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको ऐसे। तो यहाँ का टोटल देखें 0 आ जाएगा, इसके बाद आपका आएगा 5 आ जाएगा, इसके बाद आएगा 6 9 6 15 15 7 22 2 24 24 और 5 29 आ जाएगा, 29 2 और 2 और 3 5 और 2 7 आ जाएगा, 7 7 7 7 और 4 5, यानी कि टोटल 1,57,950। अब 1,62,000 यहाँ पे 1,62,100 में से ये माइनस कर देना, 1,57,950। देखिए ये माल बिका है आपका 1,62,100 का, ये माल आपका खर्चे हुए हैं माल को ख़रीदने में और उसको बनाने में। तो अब जो प्रॉफिट बचा आपका 0 5 1 और 11 में से 7 जाएगा 4, यानी कि आपका जो प्रॉफिट आया वो 4,150 रुपये का ये प्रॉफिट आ गया। इसे हम कहेंगे सकल लाभ, और सकल लाभ आगे कौन से खाते में, जब लाभ हानि खाता बनाएंगे उसमें लिए चलेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन को भी अब हम देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए ये दिया हुआ है आपका, ये वो एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल था। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये अभिनव पब्लिकेशंस की बुक का पहला क्वेश्चन है। इसमें आप देखें रहतिया दिया हुआ था, प्रारंभिक रहतिया,
ऊपर कह रहा निम्नलिखित शेषों से 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता बनाना है। तो प्रारंभिक रहतिया कितना दिया हुआ था 8,000 रुपये का, क्रय दिया हुआ था 20,500 का, विक्रय दिया हुआ था आपका 34,000 रुपये का, मजदूरी दी हुई थी 535, क्रय वापसी 900 रुपये, विक्रय वापसी 1,300 रुपये, ढुलाई व भाड़ा 225 रुपये अंतिम रहतिया। अब आप यहाँ पर ध्यान रखें, देखिए क्रय और विक्रय तो क्वेश्चन में है ही। अगर क्रय वापसी और विक्रय वापसी होगी तो क्रय का जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो क्रय को अमाउंट कॉलम में यानी धनराशि में डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, उसे अंदर लिख लेंगे और उसमें से क्रय वापसी को माइनस करके तब धनराशि में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ओपनिंग स्टॉक यानी कि प्रारंभिक रहतिया आपका आ जाएगा। ये मैंने बाई पेन से ही बनाया, आपका क्वेश्चन सॉल्व करा है। तो ऊपर लिख देंगे व्यापार खाता 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का, इधर ऋणी पक्ष आ जाएगा, इधर धनी पक्ष। तो सबसे पहले आपने लिख लिया प्रारंभिक रहतिया खाते का 8,000 रुपये। फिर देखिए यहाँ पर किराया दिया हुआ था कितने रुपए का 20,500, और नीचे देखें आप क्रय वापसी दी हुई थी 900 रुपये। तो पहले क्रय लिख लीजिएगा, उसमें से क्रय वापसी को माइनस कर दीजिए। पहले क्वेश्चन में आप देख लिया करें क्रय वापसी है या नहीं है। अगर क्रय वापसी है तो इसे अंदर लिखिएगा 20,500, इसमें से माइनस घटा दीजिएगा क्रय वापसी को 900 रुपये। तो 900 रुपये जब माइनस करेंगे 19,600 बचेगा। इसके बाद देखिएगा अब दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में विक्रय, तो विक्रय में भी देख लीजिए विक्रय वापसी है तो विक्रय को अंदर लिखिएगा, फिर माइनस करके बाहर धनराशि में लिख दीजिए। विक्रय 34,000 लिखेंगे और विक्रय वापसी को इसमें से माइनस 1,300 रुपये कर देंगे, तो आपका कितना बचेगा 32,700 रुपये। इसके बाद देखिए अब क्या आता है। अब मैंने बताया था माल क्रय से संबंधित या माल तैयार होने से पहले का खर्चा कह दीजिए या फैक्ट्री से संबंधित खर्चा कह दीजिएगा, ये सब अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं। तो अप्रत्यक्ष व्यय जैसे मजदूरी माल तैयार होने से पहले का होता है, यही वेतन जो होता है वो ऑफिस से संबंधित होता है, वेतन अप्रत्यक्ष होता है, लाभ हानि खाते में जाता है, जबकि मजदूरी प्रत्यक्ष व्यय होता है, व्यापार खाते के ऋणी पक्ष में लिखेंगे। मजदूरी कितनी 535 रुपये लिख देंगे। इसके बाद ढुलाई व भाड़ा ये भी व्यापार खाते में लिखेंगे, क्योंकि इसमें देखिए कैरेज एंड फ्रेट, कभी कभी इसमें आंतरिक और बाह्य भी कह देता। आंतरिक का मतलब होता है माल लाने पर, तो माल लाएंगे कौन सा कच्चा माल, तो प्रत्यक्ष व्यय हो गया, पहले का खर्चा हो गया। अगर यहाँ बाह्य कह दे तो बाह्य का मतलब बाहर जाना, बाहर जाएगा कौन सा तैयार माल, तैयार माल का मतलब वो विक्रय पर हो गया। तो विक्रय पर कह दे तो लाभ हानि खाते में लिखेंगे, अप्रत्यक्ष व्यय बन जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहे तो प्रत्यक्ष व्यय मान के माल पर आने का व्यय मान के इसे व्यापार खाते में ही लिखा जाता। तो ढुलाई इस पर कुछ नहीं कहा था इसलिए व्यापार खाते में ही लिखेंगे। तो ढुलाई एवं भाड़ा 225 रुपये आ गया। इसके बाद देखिए अंतिम रहतिया ये क्रेडिट में लिख देंगे 5,400 रुपये, ये क्रेडिट में आ गया 5,400 रुपये। अब आपको करना क्या है, अब आपको टोटल करना है। तो टोटल देखें, पहले आपको अंदाज़ा लगा लेना है डेबिट का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट का टोटल। 32 और 5 37 इधर करीब 38,000 हो रहा, और इधर देखिए 8 और 19 8 27, ये तो अब ये अभी आपका टोटल में नहीं था, ये तो आपका बाद में अंतर निकल के आया है, ये प्रॉफिट अभी ये नहीं है, इसको तो अब बाद में अंतर निकाला है। तो अभी तक जो आपका था वो केवल इतना ही था ये। तो यहाँ तक का अगर टोटल देखें अंदाज लगा लीजिए 8,000 और 19,000, 27-28,000 बन रहे हैं, और इधर जबकि 37,000 बन रहा है। इसका मतलब डेबिट में खर्चे पड़े हुए हैं, खर्चे कम हुए हैं और माल बिका ज़्यादा का है। जब ज़्यादा का माल बिकेगा तो हमें प्रॉफिट आएगा, यानी कि ज़्यादा वाले टोटल में से कम वाले को माइनस करना है। तो ज़्यादा टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा 38,100। अब जो टोटल ज़्यादा होता है इसके दो तरीके हैं, एक तो आप रफ पे दोनों का टोटल कर लीजिए, जैसे कि मैंने इधर करा। इधर क्रेडिट का टोटल था 38,100 और डेबिट का टोटल था 28,360। तो इसमें ज़्यादा टोटल कौन सा है 38,100। तो 38,100 टोटल जो ज़्यादा होगा वही दोनों तरफ लिखा जाएगा। इधर भी योग, यहाँ पे योग लिख दीजिए, और इधर भी दोनों जो टोटल ज़्यादा है, और ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करके जो अंतर बचेगा उसे सकल लाभ कहेंगे। अब देखिए जब सकल लाभ यहाँ लिख गया तो इस सकल लाभ को सम्मिलित करने के बाद इसका भी टोटल यही हो गया, और इसका टोटल तो ऑलरेडी पहले से यही था। तो ये हो गया आपका 9,740 रुपये का सकल लाभ हो गया। यानी कि हमारे डेबिट में देखें आपके पास पहले से माल था, माल खरीदा और उस पर खर्चे करे,
तो ये टोटल कम था और माल बिका ज़्यादा का है। जब ज़्यादा का बिकेगा तो प्रॉफिट होगा और जब कम का बिकेगा तो लॉस हो जाएगा, यानी कि हानि हो जाएगी। ज़्यादा का पर बिकेगा तो लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा मोहन एंड ब्रदर्स की पुस्तकों में 31 मार्च 2010 को निम्नलिखित शेषों से उनका व्यापार खाता तैयार कीजिए। तो इसमें देखिए प्रारंभिक रहती है 14,000 रुपये, किराए 26,000 रुपये, विक्रय 38,000 रुपये, क्रय वापसी देखिए इसमें भी है, विक्रय वापसी भी है। तो क्रय को आपको धनराशि में डायरेक्ट नहीं लिखना, अंदर लिखना है। इसके बाद विक्रय वापसी देखिए दिया हुआ है, ठीक है। बिजली व्यय, कोयला, पानी, ईंधन, मजदूरी, ढुलाई भाड़ा, ये सारे ही व्यय देखें। बिजली जो है फैक्ट्री की होती है, इलेक्ट्रिसिटी मशीनें चलती हैं। इसके अलावा कोयला, गैस, पानी ये भी फैक्ट्री से संबंधित होता, मजदूरी भी फैक्ट्री से संबंधित होती। तो ये सारे व्यय आपके जो हैं प्रत्यक्ष व्यय हैं, व्यापार खाते के ऋणी में जाएंगे। इसके बाद देखिए आपको क्या करना, जब अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया व्यापार खाता, और थोड़ा सा इसे जूम कर लो, व्यापार खाता, और ऊपर 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का। एक में ऋणी पक्ष हो गया, एक धनी पक्ष हो गया। सबसे पहले देखें प्रारंभिक रहतिया का 14,000 रुपये था, 14,000 लिख दिया। क्रय खाता देखिए यहाँ पर 26,000 रुपये का क्रय था, तो क्रय 26,000 लिख दिया। और क्रय वापसी 780 रुपये थी, ये 780 क्रय वापसी, क्रय में से माइनस कर देंगे तो 25,220 बच जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर विक्रय दिया हुआ है, तो यहाँ पर विक्रय देखिए कितना दिया हुआ था 38,000, और यहाँ विक्रय वापसी 900 दी हुई थी। 38,000 में से 900 रुपये बिक्री वापसी को माइनस करेंगे तो 37,100 बच जाएगा। इसके बाद देखिए प्रत्यक्ष व्यय जितने भी हैं, बिजली व्यय प्रत्यक्ष व्यय 550 ऋणी में लिख देंगे व्यापार खाते के। कोयला, पानी व ईंधन 1260 ये भी व्यापार खाते की ऋणी में लिख देंगे। मजदूरी ये भी व्यापार खाते की ऋणी में लिख देंगे। ढुलाई व भाड़ा 275 ये भी ऋणी में, जैसे कि ये देख लीजिएगा ये सारे लिखे हुए हैं। बिजली व्यय 550, कोयला, पानी व ईंधन खाते का ऋणी पक्ष में का लिखा जाता है, धनी में से लिखा जाता है 1260। मजदूरी खाते का 1100 रुपये, और ढुलाई भाड़ा कितना हो गया आपका 275। अब देखें एक चीज़ और, यहाँ पर अंतिम रहतिया दिया हुआ था, अंतिम रहतिया 3500 रुपये, इसे क्रेडिट में लिख देंगे, अंतिम रहतिया 3500 रुपये। अब आपको यहाँ पर भी वही प्रक्रिया करना है। क्या प्रक्रिया करना है आपको कि पहले अंदाज़ लगाना है कि डेबिट का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट का। क्रेडिट में देखें तो 37 और 3 40,600 रुपये लगभग टोटल आ रहा है इधर। और इसका देखें 14 और 25, 14 25 होते हैं आपके 39, 39 और एक 40, 40 और एक 41, ये 1200 वाला, 1,000 1100 वाला 41 ये हो गया। अभी ये 100 में भी है। इट मीन्स ये हुआ क्लियर कि डेबिट का टोटल ज़्यादा है। डेबिट का टोटल ज़्यादा का मतलब है डेबिट साइड में खर्चे दिए हुए हैं ऋणी पक्ष में, तो ऋणी पक्ष में जब खर्चे ज़्यादा हो जाएं और माल कम का बिके तो ऐसी कंडीशन में हानि होती है। और हानि धनी पक्ष में अंतर आता है हानि का, और ऋणी पक्ष में जो अंतर आता है वो लाभ का आता है। तो इसमें क्या करना है आपको, वही करना है। सबसे पहले टोटल कर लीजिएगा ज़्यादा वाला, तो ज़्यादा ऋणी पक्ष का टोटल है, और ऋणी पक्ष का जब आप टोटल करेंगे तो 42,405 आ गया। अब 42,405 जो टोटल ज़्यादा होता वही दूसरी साइड में रख देते हैं। इसमें 42,500 ये धनी पक्ष में भी 42,405 रुपये रख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, दो तरीके से इसका अंतर निकालते हैं। एक अंतर तो कि आप इधर धनी पक्ष का भी टोटल करिएगा, धनी पक्ष का टोटल हो जाएगा 40,600। अब 42,405 में 40,600 माइनस करेंगे तो आपका 1,805 बच जाएगा। रफ पर कर लीजिएगा, जैसे ये आपका देख लीजिएगा 42,000, यहाँ पे 42,405 में से माइनस कितना करेंगे, 42,405 में से 40,000 देख लो 40,600, 42,405 में से 40,600 माइनस कर दीजिए, इधर लिख लीजिए 42,405 में से 40,600 माइनस करेंगे तो 5 बचा 0,
14 में से 6 जाएगा 8, ये आपका 1805 बच गया। ठीक है, ये हानि हो गई। एक तो तरीका ये, एक तरीका मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको ये रफ पे नहीं माइनस करना होता जैसे मैंने किया। आपको क्या करना है, यहाँ देखना है, देखिएगा ये आप देखें इधर, यहाँ से आपने देखा, ये देखिएगा यहाँ तक धनी पक्ष में देखें 37,100 और 3,500 लिखे हुए हैं, तो इसमें इकाई का अंक पे 0 है और पहले यहाँ पर 42,405 टोटल लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर 0 इकाई अंक पे है और जबकि टोटल में कितना लाना आपको 42,405 लाना, तो कितने रुपए यहाँ पर अंतर और डाल दें कि 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 डालना पड़ेगा, यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको ये देखिएगा, इधर से देखिए यहाँ तक का ये टोटल था, तो 0 अब यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा, तो ये टोटल में ये वाला 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये 5 आ जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर 0 है, लाना भी 0 है, तो यहाँ पर 0 ही लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर 1 भी लिख देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 और 5 6 में कितना और लिख दें कि 4 आ जाएगा, तो 6 के बाद 14 पे 4 आता, 6 में 8 ऐड कर दीजिए, 8 और जोड़ दिए, 6 और 8 14 के 4 आ गया, हासिल लगा 1 और 7 8 8 3 11 के बाद यहाँ पर आपको 42 में 2 बने हुए हैं, तो 2 लाना, 11 में 1 जोड़ दीजिए, 12 का 2 आ गया, हासिल 1 और 3 4। तो ऐसे भी डायरेक्ट अंतर निकाल सकते हैं, यानी कि ये समझ लीजिएगा जैसे आपको 8 में से 6 घटाना है, तो एक तो तरीका ऐसे है घटाने का, 2 आ जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये है कि आप यहाँ पर 6 लिख दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे 6 लिख दीजिएगा और ये टोटल 8 लिख दीजिएगा, तो 6 में कितना जोड़ दें कि 8 आ जाए, 6 में 2 जोड़ दीजिएगा, तो 2 अंतर आ गया डायरेक्ट 8। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये पूरा मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको समझाया ये सब समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसकी देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा, फिर एक बार देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर एक बार इन तीनों क्वेश्चंस को आप लिखिएगा और उनके आंसर अपने आप सॉल्व करिएगा। और आपको देखिए मैंने सारे क्वेश्चंस हाथ से भी लिख कर दे रहा हूँ और इस सब में मेहनत लगती है और बोर्ड पे पढ़ाने से भी ज़्यादा टाइम इसमें लगता है। तो आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। और 10th क्लास के सारे स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को भेजें, जिससे वो लोग भी देखकर इससे लाभ मिल सके, सबको बनाना आ जाए। थैंक यू।